नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं भारत के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों से कुछ अहम खबरों के विश्लेषण के साथ। जी बिल्कुल। आज कई मुद्दे हैं जिन पर बात करना जरूरी है। हाँ, तो हम देखेंगे कि बिहार में क्या सियासी हलचल है, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या नया मोड़ आ रहा है, और फिर ये ईवीएम और पारदर्शिता पर जो सवाल उठ रहे हैं। हाँ, और सरकारी नीतियों की आलोचना, महाराष्ट्र में गठबंधन की स्थिति और सामाजिक न्याय से जुड़े कुछ मुद्दे भी हैं। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि इन खबरों की तह तक जाएं और समझें कि इनके मायने क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार चलते हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी और उसके जवाब में बीजेपी ने बिहार बंद बुलाया। कैसा रहा ये बंद? देखिए, बंद तो हुआ, लेकिन रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनके मुताबिक काफी अव्यवस्था फैली। मतलब जमीन पर उतना असर नहीं दिखा जितना शायद सोचा गया था। अच्छा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो भी एक तरह से किनारे ही रहे। उनके नेता कहीं नजर ही नहीं आए। और खबरें तो ये भी हैं कि महिलाओं, छात्राओं, बुजुर्गों के साथ कुछ बदसलूकी हुई, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी रोका गया। तो जाहिर है आम लोगों में इसको लेकर काफी नाराजगी है। ओहो, तो मतलब ये दांव बीजेपी पर ही भारी पड़ गया लगता है। कुछ ऐसा ही लग रहा है। और लालू यादव और तेजस्वी यादव ने इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़े। उन्होंने क्या कहा? दोनों ने बीजेपी पर सीधे सीधे गुंडागर्दी का आरोप लगाया और कहा कि बंद पूरी तरह फेल रहा। लालू जी ने तो इसे बिहार के सम्मान से जोड़ दिया और गुजराती फॉर्मूला कहकर तंज भी कसा। गुजराती फॉर्मूला मतलब केंद्र की राजनीति की तरफ इशारा। हाँ बिल्कुल। और तेजस्वी यादव ने मीडिया कवरेज पर भी सवाल उठाए कि इन घटनाओं को उतनी जगह नहीं मिली। तो कुल मिलाकर लगता है कि जो रणनीति शायद यात्रा का असर कम करने के लिए थी वो उल्टी पड़ गई। और क्या एनडीए के अंदर भी इसका कुछ असर दिख रहा है? हाँ, संकेत तो मिल रहे हैं। जैसे उनके सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी माना है कि राहुल गांधी की यात्रा का असर तो हो रहा है। अच्छा। तो इसे अगर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो हाँ, बीजेपी के लिए थोड़ी चिंता की बात तो है। बिहार की सियासत हमेशा ही दिलचस्प रहती है। चलिए अब जरा राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव है। यहाँ क्या चल रहा है? सुनने में तो लग रहा था कि एनडीए के लिए आसान होगा। हाँ देखिए, कागज पर तो आंकड़े एनडीए के पक्ष में हैं। बहुमत से करीब 39 वोट ज्यादा हैं उनके पास। तो फिर पेंच कहाँ है? पेंच ये है कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो काफी आत्मविश्वास में दिख रहे हैं। उनका दावा है कि वो जीत रहे हैं। अच्छा, किस आधार पर? उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ अपने गठबंधन का ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के सांसदों का भी समर्थन मिल रहा है। वो खुद को किसी पार्टी विशेष से जोड़कर नहीं देख रहे, एक व्यापक अपील कर रहे हैं। लेकिन दावे तो दावे हैं, आंकड़े तो एनडीए के साथ हैं। क्या कोई और बात है जिससे ये मुकाबला दिलचस्प लग रहा है? जी, एक हालिया घटनाक्रम ने थोड़ी अनिश्चितता जरूर पैदा की है। वो है शरद पवार और गौतम अडानी के बीच हुई मुलाकात। शरद पवार और गौतम अडानी, इनकी मुलाकात का उपराष्ट्रपति चुनाव से क्या लेना देना? लेना देना इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि ये मुलाकात ठीक तब हुई जब महाराष्ट्र की सीएम फडणवीस ने पवार साहब से एनडीए उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा था और पवार साहब ने मना कर दिया था। ओहो, तो टाइमिंग महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो अब राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये मुलाकात वोटों के समीकरण साधने की किसी कोशिश का हिस्सा थी? मतलब भले आंकड़े एक तरफ हों, पर्दे के पीछे शायद कुछ और खिचड़ी पक रही हो। ये तो वाकई मामले को और उलझा देता है। हाँ, इसने मुकाबले को थोड़ा और रोचक बना दिया है, ये तो तय है। चलिए अब एक और गंभीर मुद्दे पर आते हैं, पारदर्शिता। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर राष्ट्रपति भवन से जो जानकारी आई है उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, ये बड़ा अजीब मामला सामने आया है। इसने मतलब संवैधानिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हुआ क्या है असल में? हुआ ये कि एक आरटीआई दाखिल की गई थी। पूछा गया था कि क्या धनखड़ जी ने इस्तीफा देने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। ठीक है। तो इस पर राष्ट्रपति भवन से 2 अलग-अलग जवाब आए। एक ही सवाल के 2 जवाब? जी हाँ। पहला जवाब आया 20 अगस्त को। उसमें कहा गया कि ऐसी किसी मुलाकात की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, मतलब मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, फिर 4 सितंबर को उसी सवाल का दूसरा जवाब आया और उसमें ये मान लिया गया कि हाँ, तत्कालीन उपराष्ट्रपति धनखड़ जी राष्ट्रपति मुर्मू से मिले थे। अरे, ये कैसे हो सकता है?
एक ही संस्था से दो बिल्कुल उल्टे जवाब। यही तो सवाल है। ये सीधे सीधे प्रक्रिया और पारदर्शिता पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। वाकई ये बहुत चौंकाने वाली बात है। मतलब क्या जानकारी छुपाई जा रही थी या ये कोई बहुत बड़ी चूक थी? वजह चाहे जो भी हो, दोनों ही सूरतें चिंताजनक है। इससे संवैधानिक पदों और संस्थाओं की साख पर असर पड़ता है ना? बिल्कुल। और ये सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया क्यों? क्योंकि ना प्रधानमंत्री की तरफ से, ना गृह मंत्री की तरफ से, ना खुद धनखड़ जी की तरफ से कोई साफ वजह बताई गई है। ये रहस्य तो बरकरार है। अच्छा, पारदर्शिता से जुड़ा एक और मुद्दा चुनाव प्रक्रिया का है। कर्नाटक सरकार ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहती है। जी हाँ, कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार है उसने राज्य चुनाव आयोग से सिफारिश की है। किस बात की सिफारिश? कि जो आने वाले पंचायत और शहरी निकाय चुनाव हैं वो ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से करवाए जाएं। कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। और इसके पीछे तर्क क्या दिया है उन्होंने? तर्क ये है कि ईवीएम को लेकर जनता का भरोसा कम हो रहा है, धांधली की आशंकाएं हैं, ये सरकार का कहना है। ये मांग तो वैसे भी विपक्ष काफी समय से उठा रहा है देश भर में। हाँ बिल्कुल, ये कदम ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रीय स्तर पर कई विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और बैलेट पेपर की वापसी चाहते हैं। तो अब क्या होगा? क्या राज्य चुनाव आयोग ये सिफारिश मानेगा? यही देखना होगा। अगर आयोग मान लेता है और कर्नाटक में स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं तो इसके नतीजे राष्ट्रीय बहस पर भी असर डाल सकते हैं। हाँ, अगर कांग्रेस वहां अच्छा करती है तो ईवीएम पर सवाल और गहरे हो सकते हैं। बिल्कुल, फिर शायद हाल के बड़े चुनावों के नतीजों पर भी फिर से बहस छिड़ जाए। ठीक है, अब जरा कुछ नीतिगत आलोचनाओं और सामाजिक चिंताओं की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर काफी तीखे हमले किए हैं। क्या मुख्य बातें कही उन्होंने? हाँ, अखिलेश यादव ने कई मोर्चों पर सरकार को घेरा। एक तो उन्होंने बीजेपी को इस्तेमाल करके बर्बाद करने वाली पार्टी कहा। इसका क्या मतलब था? इशारा शायद उन क्षेत्रीय दलों की तरफ था जो बीजेपी के साथ गए और फिर कमजोर हो गए। फिर आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने जीएसटी कटौती को चुनावी स्टंट बताया, खासकर बिहार चुनाव से जोड़कर कहा कि इससे महंगाई या मुनाफाखोरी कम नहीं होने वाली। और रोजगार और शिक्षा पर भी कुछ कहा। हाँ, बेरोजगारी के लिए तो उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि युवाओं को नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है। और यूपी में जो हजारों प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं और शिक्षक भर्ती को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं उसका हवाला देकर शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि जब अच्छी शिक्षा ही नहीं होगी तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। ये बयान शायद यूपी के पंचायत चुनावों को ध्यान में रखकर दिए गए होंगे। हाँ, जाहिर तौर पर वो बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में भी सत्ताधारी गठबंधन में कुछ तनाव की खबरें हैं। हाँ, अजीत पवार और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच। जी हाँ, महाराष्ट्र में जो महायुति सरकार है उसके अंदर एक गंभीर टकराव की स्थिति बनी है। क्या हुआ है वहाँ? मामला एक महिला आईपीएस अधिकारी डीएसपी अंजलि कृष्णा से जुड़ा है। एक ऑडियो क्लिप सामने आई है जिसमें कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार डीएसपी कृष्णा को मुरुम मतलब मिट्टी के अवैध खनन पर कार्रवाई रोकने के लिए धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं। अरे बाप रे! और क्योंकि पुलिस विभाग गृह मंत्रालय के तहत आता है जो कि सीएम फडणवीस के पास है, तो इसे सीधे सीधे सीएम के अधिकार क्षेत्र में दखल माना गया। तो मुख्यमंत्री ने क्या किया इस पर? खबरें यही हैं कि सीएम फडणवीस ने इसे काफी गंभीरता से लिया है और फौरन कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कार्रवाई मतलब अवैध खनन के आरोप में स्थानीय थाने में अजीत पवार गुट के एनसीपी के कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में तो दर्जन भर नेताओं का नाम है। अच्छा, तो ये तो गठबंधन के भीतर बड़ी खींचतान का संकेत है। बिल्कुल, ये साफ दिखाता है कि महायुति के अंदर खासकर बीजेपी और अजीत पवार गुट वाली एनसीपी के बीच सत्ता समीकरण और अधिकार को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं। चलिए, आखिर में सामाजिक न्याय के मोर्चे पर आते हैं। कांग्रेस के एससी, एसटी और ओबीसी नेताओं ने सरकारी भर्तियों में भेदभाव का आरोप लगाया है। ये क्या मामला है? जी, ये भी एक गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस के एससी, एसटी और ओबीसी मोर्चों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और क्या आरोप लगाया? उनका आरोप है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में दलित और पिछड़े समुदायों के उम्मीदवारों के साथ एक सोचे समझे तरीके से भेदभाव हो रहा है और इसके लिए
NFS यानी नॉट फाउंड सूटेबल के टैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉट फाउंड सूटेबल, इसका क्या मतलब हुआ? उनका कहना है कि SC ST OBC के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, उन पर जब इन समुदायों के योग्य उम्मीदवार आते हैं, मतलब जिनके पास सारी डिग्रियां हैं, अनुभव है, तो उन्हें जानबूझकर इंटरव्यू में या किसी और बहाने से NFS बता दिया जाता है, ताकि वो सीटें खाली रह जाएं। हाँ बिल्कुल। और फिर वो सीटें या तो खाली रह जाती हैं या बाद में जनरल कोटे में चली जाती हैं। इसे उन्होंने इन समुदायों को अवसरों से वंचित रखने का एक नया तरीका बताया है और इसकी तुलना नव-मनुवाद तक से कर डाली। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। जी, और साथ ही उन्होंने ये मांग भी की है कि निजी क्षेत्र के जो शिक्षण संस्थान हैं, उनमें भी आरक्षण लागू किया जाए ताकि शिक्षा के स्तर पर समानता आ सके। तो ये दिखाता है कि प्रतिनिधित्व और अवसर का मुद्दा कितना अहम और संवेदनशील बना हुआ है। बिल्कुल। तो आज हमने बिहार की राजनीतिक गहमागहमी से लेकर उपराष्ट्रपति चुनाव की अनिश्चितता, पारदर्शिता पर उठते सवालों से लेकर सरकारी नीतियों पर आलोचना, और फिर महाराष्ट्र के गठबंधन के तनाव से लेकर सामाजिक न्याय की चिंताओं तक कई सारे पहलुओं को छुआ। ऐसा लग रहा है कि भारतीय राजनीति और समाज में एक साथ कई स्तरों पर बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, सही कहा आपने। और अगर इन सबको एक साथ देखें तो कुछ बड़े मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, जैसे राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती होड़, चुनाव प्रक्रिया और दूसरी सरकारी संस्थाओं में लोगों का विश्वास कितना है, ये सवाल। और फिर सामाजिक बराबरी और आर्थिक नीतियों पर जो बहस है वो तो खैर चली रही है। हाँ, ये सब आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं। बिल्कुल। और ये सब मिलकर आने वाले वक्त में देश की दिशा तय करेंगे। वैसे चलते चलते उस रिपोर्ट में कार्टूनिस्ट इरफान की एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी का भी जिक्र था। अच्छा, क्या थी वो? उन्होंने शिक्षक दिवस के मौके पर आज के जमाने पर एक तरह से कटाक्ष किया था। कहा था कि कैसे अब गूगल और व्हाट्सएप जैसे नए शिक्षक हैं जो 24 घंटे उपलब्ध हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे जानकारी और ज्ञान पाने के तरीके कितने बदल गए हैं। और साथ ही ये सवाल भी खड़ा करता है कि जानकारी के इस सैलाब में सही और भरोसेमंद क्या है, इसे पहचानना कितना जरूरी और मुश्किल हो गया है। बहुत ही सटीक और सोचने वाली बात। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जी, कि ये जो सारी घटनाएं हमने देखी, चाहे वो राजनीतिक दांव पेच हों, संस्थाओं की पारदर्शिता पर सवाल हों या सामाजिक न्याय की मांगें हों, इन सब को देखते हुए आपको क्या लगता है, आने वाले समय में राजनीतिक दलों और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता कैसे बदलेगा? जी, क्या संस्थानों में और ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग तेज होगी? जरूर सोचिएगा इस पर। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।